हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल VBU एग्जैक्ट पॉइंट में। और आज हम पढ़ने वाले हैं FYUGP सेमेस्टर 1 मेजर 1 के सिलेबस के अनुसार से हमारा आज का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं विस्तार पर प्रकाश डालें। हम इसे विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करेंगे। BA के सभी क्लास सिलेबस के अनुसार से एक एक करके सभी प्रश्नों को पढ़ाया जाएगा और इन सभी क्लास नोट्स PDF फ्री में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हमारा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं विस्तार पर प्रकाश डालें। अथवा प्रश्न पूछ सकता है सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति एवं विस्तार पर प्रकाश डालें। इन दोनों प्रश्नों का आंसर एक ही लिखना है। तो हम सबसे पहले आंसर में लिखेंगे परिचय। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यता में से एक है। यह ऐसे युग की सभ्यता थी। सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था। यह सिंधु सभ्यता नदी घाटी में फैली हुई थी, अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह एक नागरीय सभ्यता थी। इसका मतलब यह हुआ कि हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यता थी। यह ऐसे युग की सभ्यता थी जिसमें सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। यह एक सिंधु घाटी सभ्यता है। यह सिंधु नदी घाटी सभ्यता में फैली हुई थी। इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता एक नागरीय सभ्यता थी। हम अगला पॉइंट में लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति। हड़प्पा सभ्यता का काल लगभग 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सकता है, अतः इसके उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। फिर भी विद्वानों ने पुरातात्विक तत्वों और उत्खनन के पश्चात जो सच निकलकर उसके आधार पर उसके उत्पत्ति के संबंध में अपना अपना मत दिया। इसका मतलब यह हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का काल जो है वह लगभग 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस सभ्यता की जो लिपि थी वह चित्रात्मक थी जिसे आज तक किसी ने नहीं पढ़ सका है, अतः इसकी उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। फिर भी विद्वानों ने पुरातात्विक तत्वों और उत्खननों के पश्चात जो सच निकलकर उसके सामने आया है उसके आधार पर उत्पत्ति के संबंध में अपना अपना मत दिया है। हम अगला पॉइंट में लिखेंगे सिंधु सभ्यता पर मेसोपोटामिया का प्रभाव। कई इतिहासकारों जैसे मार्शल व्हीयर, गॉर्डन चाइल्ड और D.D. कोसाम्बी का मानना है कि सिंधु सभ्यता का उद्भव मेसोपोटामिया के अनुसार सुमेरिया सभ्यता से हुआ है, जो मिस्र होते हुए एक हड़प्पा तक पहुँचे थे। इसका मतलब यह हुआ कि कई इतिहासकार जैसे मार्शल व्हीयर, गॉर्डन चाइल्ड और D.D. कोसाम्बिया का मानना है कि सभ्यता का उद्भव जो है वह मेसोपोटामिया के सुमेरियन सभ्यता से होते हुए जो मिस्र होते हुए हड़प्पा तक पहुँचते थे। विलियर के अनुसार से भारत में नागरिक सभ्यता मेसोपोटामिया से सीखी गई है। इसका कहना है कि भारत में जो नागरिक सभ्यता थी वह मेसोपोटामिया से सीखा गया है। हम दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि बलोची ग्राम्य संस्कृतियों का योगदान क्या रहा। लक्ष्मी गैर सर्विस और रोमिला थापर जैसे विद्वानों का मानना है कि सिंधु सभ्यता के विकास में ईरानी बलोची ग्राम्य में संस्कृतियों का मुख्य योगदान है। इसका मतलब यह हुआ कि रोमिला थापर जैसे विद्वानों ने का मानना है कि सिंधु सभ्यता के जो विकास में ईरानी बलोची ग्राम्य में संस्कृतियों का मुख्य योगदान रहा है। हम तीसरा पॉइंट में लिखेंगे द्रविड़ों द्वारा स्थापित सभ्यता। राखल दास बनर्जी का मानना है कि सिंधु सभ्यता द्रविड़ों द्वारा स्थापित की गई थी। इसके अनुसार आर्यों के पूर्व द्रविड़ सिंधु घाटी में निवास करते थे। सिंधु लिपि भी द्रविड़ों लिपि से काफ़ी मिलती है। इसके अलावा द्रविड़ों के धार्मिक क्रियाकलापों एवं उनके आराध्य देवता लिंग आनी, शिवा और मातृदेवी की पूजा सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन की मुख्य विशेषताएं थी। इसका मतलब यह हुआ कि राखल दास बनर्जी का मानना है कि सिंधु सभ्यता द्रविड़ों द्वारा स्थापित की गई थी। इनके अनुसार आर्यों के पूर्व द्रविड़ सिंधु घाटी में निवास करते थे। सिंधु लिपि भी द्रविड़ लिपि से काफ़ी मिलती जुलती है। इसके अलावा द्रविड़ों के धार्मिक क्रियाकलापों एवं
उनके आराध्य देवता शिवा और मातृ देवी की पूजा भी सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन से मुख्य विशेषताएं थी। हम अगला पॉइंट में लिखेंगे आर्यों की सभ्यता। तन रामचंद्रन और लक्ष्मण स्वरूप पूसा लाकर का मानना है कि सिंधु सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। आर्यों का आरंभिक प्रसार पश्चिम तोड़ क्षेत्र और शब्द सेवधव प्रदेश में हुआ था। ऋग्वेद में इस क्षेत्र की प्रमुख नदियों का उल्लेख भी मिलता है। भले ही कुछ में समानता मिलती हो, लेकिन आर्यों को सिंधु सभ्यता का संस्थापक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी जबकि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसका मतलब यह हुआ कि समानता मिलती क्यों ना हो, लेकिन आर्यों को सिंधु सभ्यता का संस्थापक नहीं माना जा सकता है। वह इसलिए नहीं माना जा सकता है क्योंकि जो आर्यों की जो सभ्यता थी वह ग्रामीण थी, जबकि सिंधु सभ्यता एक नागरीय सभ्यता थी। हम अगला पॉइंट में लिखेंगे सिंधु सभ्यता का भारतीय उद्भव एवं विकास। सबसे पहले हम बहुत सारे विद्वानों हड़प्पा संस्कृति का उद्भव एवं कार्मिक विकास भारत में ही मानते हैं। उनके अनुसार मोहनजोदड़ो के लोग आधुनिक सिंह वीडियो, हड़प्पा के निवासी आधुनिक पंजाबियों तथा लोथल के लोग आधुनिक गुजरातियों से मिलते हैं। उनका यह अनुमान सिंधु सभ्यता से प्राप्त नर कंकालों के परीक्षण पर आधारित है। इसका मतलब यह हुआ कि विद्वान हड़प्पा संस्कृति का उद्भव एवं कार्मिक विकास भारत में ही मानते हैं। उनके अनुसार मोहनजोदड़ो के लोग जो है वह आधुनिक सिंह, हड़प्पा के निवासी आधुनिक पंजाबियों तथा लोथल के लोग आधुनिक गुजरातियों से मिलते हैं। उनका यह अनुमान सिंधु सभ्यता से प्राप्त नर कंकालों के द्वारा परीक्षण जो किया गया उसके आधारित पर मिलता है। हम इसके आगे अगला पॉइंट में लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। युगीन हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम तोड़ भाग में फैला हुआ था। यह संपूर्ण सभ्यता त्रिभुजाकार थी, जिसका क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर पर स्क्वायर है। इसका क्षेत्रफल मिस्र से 20 गुना तथा मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों से सम्मिलित क्षेत्र से लगभग 12 गुना अधिक था। इसका कहना है कि युगीन हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीपों के पश्चिम तोड़ भाग में फैला हुआ था, या फिर संपूर्ण सभ्यता जो है वह त्रिभुजाकार थी, जिसका क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर था। इसका क्षेत्रफल मिस्र से 20 गुना अधिक था तथा मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों के सम्मिलित क्षेत्र में लगभग 12 गुना अधिक था। इसके आगे हम चित्र के अनुसार से समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसका उत्तरीय स्थल मांडा था जो कि जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिणीय स्थल देमाबाद था जो कि महाराष्ट्र में है, और पश्चिमीय स्थल सुतकागोडार है जो कि बलूचिस्तान में है, और पूर्वीय स्थल आलमगीर है जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसके उत्तर दक्षिण की लंबाई जो है वह 1400 किलोमीटर है, और इसके पूर्व पश्चिम की जो चौड़ाई है वह 1600 किलोमीटर है। वर्तमान में 1500 से अधिक स्थल की खोज की जा चुकी है। विस्तार में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब हम चित्र के अनुसार से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पूर्व से लेके पश्चिम तक जो कि 1600 किलोमीटर एरिया है, और उत्तर से लेके दक्षिण तक ये 1400 किलोमीटर एरिया है। और ये रहा बलूचिस्तान, ये रहा आलमगीर जो कि उत्तर प्रदेश में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और यह जो है चित्र देखो, ये त्रिभुजाकार जैसा है, जिसका क्षेत्रफल है 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर है। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस क्लास का फ्री में नोट्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब ज्वाइन करें, जिसका डिस्क्रिप्शन में नाम दे दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।